क्या भारत अपना पहला फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने जा रहा है? और क्या रूस का SU-57 अब फाइनली एक नए फॉर्म में इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करेगा? और क्या वाकई ये गेम चेंजर साबित होगा या ये सिर्फ एक अस्थायी समाधान है? रूस ने भारत को अपने ऑफर में और ज्यादा छूट देते हुए एक नया प्रस्ताव सामने रखा है। उन्होंने कहा कि आप दो स्क्वाड्रन SU-57 की ले सकते हैं, यानी तकरीबन 36 से 40 विमान, और इनकी डिलीवरी हम 2027 से शुरू भी कर सकते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये डील भारत के लिए सही है और क्या ये एमका को प्रभावित करने के उद्देश्य से है। आज के इस वीडियो में पहले हम इसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईने हिंदी, जहां पर हम बात करने वाले हैं रूस के नए प्रस्ताव के बारे में है। रूस ने भारत को प्रस्ताव दिया है कि वो दो स्क्वाड्रन SU-57 भारत को देगा, जिसमें 36 से 40 विमान शामिल होंगे, और इनकी डिलीवरी 2027 के अंत तक या 28 की शुरुआत में हम शुरू कर देंगे, और 2030 तक कंप्लीट इंडक्शन जो है भारतीय वायुसेना में इसका हो जाएगा। ये ऑफर तब आया है जब भारतीय वायुसेना अपने फिफ्थ जनरेशन कैपेबिलिटी की कमी को अब निसंदेह महसूस करना शुरू कर चुकी है, क्योंकि भारत का खुद का एमका फाइटर जेट अभी 2030 के दशक में ही हमें देखने को मिलेगा, और तकरीबन 10 वर्ष से पहले भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करने की इसकी उम्मीद लगभग ना के बराबर है। मतलब साफ है कि SU-57 एक ब्रिज सोल्यूशन बन सकता है जब तक एमका तैयार नहीं हो जाता। अब यहाँ पर भारत की ज़रूरतों को समझें तो आज भारत के पास राफेल जो कि 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट है, ये है। SU-30 MKI है जो कि 4+ जनरेशन के हैं, और तेजस है जो कि एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो कि 4.5+ जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। लेकिन अगर हम अपने एडवर्सरी खासकर चाइना को देखें तो चाइना के पास बड़ी संख्या में जो J-20 फाइटर जेट है ये मौजूद हैं, और वो बड़ी संख्या में इन्हें इंडियन बॉर्डर्स के नज़दीक डिप्लॉय भी कर रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये चाइना को या चाइना पाकिस्तान को जो J-35 अपना एडवांस फिफ्थ जनरेशन फाइटर है वो एक्सपोर्ट करने की तैयारी में भी है। ऐसे में भारत के पास फिलहाल कोई भी ऑपरेशनल स्टेल्थ फाइटर नहीं है, इसलिए एयर डोमिनेंस बनाए रखने के लिए और भविष्य के युद्धों में बढ़त पाने के लिए SU-57 जैसा तेज मजबूत विकल्प भारत के लिए होना अति आवश्यक है, ऐसा एक्सपर्ट मानते हैं। और भारतीय वायुसेना भी कहीं ना कहीं इस कमी को महसूस कर रही है। रूस की कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन SU-57 प्रोडक्शन को बढ़ाने पर ऑलरेडी काम कर रही है। उनका प्लान यह है कि 2027 से हर वर्ष तकरीबन 16 से 20 विमान बनाए जाएंगे, और 2028 तक 76 विमान बनाने का लक्ष्य है। इसका मतलब यह है कि रूस अब अपने एक्सपोर्ट के लिए खुद को तैयार कर रहा है, जहां पर भारत जैसे बड़े ग्राहक को वो लुभाना चाहता है, और अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को दिखाकर वो ये साबित भी करना चाहता है कि ऐसा नहीं है कि आप डील फाइनलाइज करने के बाद ये एक्सपेक्ट करें कि आपको पहला विमान 4 से 5 वर्षों के बाद मिलेगा। अब यहीं पर आता है एक बड़ा ट्विस्ट। अभी SU-57 में जो इंजन लगा है वो AL-41F1 है, या AL-41F1 है, जो कि पुराना है और एक ट्रांजिशनल इंजन है। लेकिन असली फिफ्थ जनरेशन इंजन है इस डेलिया 177, यानी इसको आप प्रोडक्ट 177 भी वो कह सकते हैं, और ये बेसिकली ज़्यादा पावरफुल है, बेहतर स्टेल्थ और सुपर क्रूज देता है, लेकिन ये अभी पूरी तरीके से ऑपरेशनल नहीं है। अब रूस ने भारत को जो प्रस्ताव दिया है उसमें ये कहा है कि जेट इंजन हम पहले हैं वो लेंगे, जो है उसको ट्रांजिशन करने पर आपको हम ऑफर दे सकते हैं, यानी पहले आप जेट ले लो, बाद में हम इंजन अपग्रेड कर देंगे, यानी पोस्ट 2030 जो अपग्रेड प्लान है इसको इम्प्लीमेंट करने पर काम किया जाएगा। SU-57 प्रोग्राम में कुछ समस्याएं भी हैं। 2025 में प्रोडक्शन इसका धीमा हुआ है, वेस्टर्न कंपोनेंट्स हटाने पड़े हैं, और नई सप्लाई चेन बनानी पड़ी है। इसका असर ये हुआ है कि जो डिलीवरी टाइमलाइन है उस पर इसका असर पड़ा है। टेक्नोलॉजी की जो मैच्योरिटी है इस पर सवाल उठे हैं। मतलब ये पूरी तरीके से परफेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं। अब भारत इस डील में सिर्फ खरीदार नहीं बनना चाहता। एचएल ने कहा कि करीब 50% इंफ्रास्ट्रक्चर SU-57 के लिए हमारे इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर रूस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देता है तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, लोकल इंडस्ट्री को इसका बड़ा फायदा भी हो सकता है। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल भी ये है कि क्या रूस सिर्फ 35 या 40 एयरक्राफ्ट के लिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेगा? क्योंकि फिलहाल भारत इस समय अपनी स्थिति को क्लियर कर चुका है कि हम इसको इंटरिम सोल्यूशन के तौर पर लेना चाहते हैं, न कि हम बड़ी संख्या में इसको इंडक्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे में यही बात है कि सिर्फ 36 से 40 एयरक्राफ्ट के लिए क्या रूस इतना बड़ा छूट भारत को देगा? क्योंकि अगर हम बात करें भारत की तो एचएएल चीफ ने ऑलरेडी कह दिया है कि हम इस समय जो फाइनल कोटेशन है यानी कीमत है इसका इंतजार कर रहे हैं। जब हमें डेटा मिल जाएगा उसके बाद हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की शर्तें देखेंगे, और फिर हम आगे चल के कोई फाइनल डिसीजन इस प्रोग्राम पर लेंगे। यानी कुल मिलाकर इतना है कि SU-57 भारत खरीदना चाहता है, लेकिन अभी भारत देखना चाहता है कि इसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी, हमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसका फ्यूचर आउटकम क्या होगा, और कैसे ये हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होगा। जब सारी चीज़ें हमारे हित में होंगी तो आगे चल के इस पर निसंदेह एक बड़ा निर्णय भारत की तरफ से लिया जाएगा, जो कि हमारे फिफ्थ जनरेशन फाइटर के जो गैप हैं उनको फिल करने के लिए काफ़ी
आवश्यक होगा। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं एस प्रचंड और एएलएस ध्रुव के बारे में। क्या भारत अपने अटैक हेलीकॉप्टर की ताकत को अब दोगुना कर रहा है या दोगुना हो चुकी है? क्योंकि आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सबको चौंका दिया है और भारत के डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़ी हलचल मचा चुकी है ये तस्वीर। एचएएल का रुद्र हेलीकॉप्टर अब दिखाई दिया है एक अपग्रेडेड ध्रुवास्त्र मिसाइल के साथ, यानी हेलिना मिसाइल के साथ, और वो भी एक नए ट्राई ट्यूब लॉन्चर में। इसका मतलब क्या है? ज्यादा मिसाइल, ज्यादा मारक क्षमता और बैटलफील्ड में ज्यादा डोमिनेंस। तो हम यही समझेंगे कि आखिरकार कैसे ध्रुव और एलसीएच की कैपेबिलिटी को ऑल ऑफ सडन इतना बड़ा बूस्ट मिला है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रुद्र हेलीकॉप्टर की। रुद्र एचएएल का बनाया हुआ एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का वेपनाइज्ड वेरिएंट है और ये मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो क्लोज एयर सपोर्ट, एंटी टैंक ऑपरेशन और रिकॉनेसेंस भी कर सकता है। अब यहाँ पर पहले इसकी एंटी टैंक कैपेबिलिटी काफी लिमिटेड थी और यही पर आता है काफी बड़ा अपग्रेड, ध्रुवास्त्र मिसाइल, जिसे हेलिना भी कहा जाता है। डीआरडीओ द्वारा विकसित करी गई ये एडवांस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो कि 8 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है, फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी ऑफर करती है, टॉप अटैक कैपेबिलिटी भी ऑफर करती है। टॉप अटैक का मतलब यह है कि मिसाइल टैंक के ऊपर से हमला करती है जहां पर आर्मर सबसे कमजोर होता है, यानी मॉडर्न टैंक में इससे बचना काफी ज्यादा मुश्किल माना जाता है। अब आते हैं सबसे बड़े बदलाव पर। पहले क्या होता था? पहले एक पायलन पर हमें 1 या 2 मिसाइल देखने को मिलती थी, लेकिन अब हमें यहाँ पर ट्राई ट्यूब लॉन्चर देखने को मिला है, यानी एक ही पायलन पर 3 मिसाइलें। अब अगर हम दोनों साइड को देखें तो 3 और 3 मिलाकर होती है टोटल 6 मिसाइलें। इसका सीधा मतलब यह है कि फायर पावर डबल हो चुकी है, ज्यादा टारगेट एंगेज करने की क्षमता प्राप्त हो चुकी है और एक ही शॉटी में ये हेलीकॉप्टर ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचा सकते हैं। ये अपग्रेड सिर्फ संख्या नहीं बढ़ाता बल्कि बैटलफील्ड डायनेमिक्स बदल देगा। अब एलसीएस प्रचंड की बात करें तो इस पूरे अपग्रेड में एक और महत्वपूर्ण नाम है, वो है एलसीएस प्रचंड का। प्रचंड को स्पेशली डिजाइन किया गया है हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए, माउंटेन ऑपरेशन के लिए। इसीलिए हेलिना मिसाइल के ट्रायल का जो प्राइमरी प्लेटफॉर्म होगा वो यही होगा, ताकि बेहतर एवियोनिक्स, एडवांस टारगेटिंग सिस्टम और एक्सट्रीम कंडीशन में इसकी जो परफॉर्मेंस है उसका यूज करके बेहतर रिजल्ट हमें प्राप्त होते नजर आए। अब रिपोर्ट्स के अनुसार अपग्रेडेड हेलिना के ट्रायल अभी चल रहे हैं और जो क्रिटिकल टेस्टिंग है वो जून और जुलाई के टाइम फ्रेम में एक्सपेक्ट की जा रही है। जो हाल ही में इमेजरी सामने आई है वो ये दिखाती है कि इंटीग्रेशन फेज अब काफी आगे बढ़ चुका है। इस अपग्रेड का असली असर क्या होगा? इस अपग्रेड का असली असर ये होगा कि इंडियन आर्मी को मिलेगी बेहतर एंटी टैंक स्ट्राइक कैपेबिलिटी, इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा मल्टी टारगेट एंगेजमेंट एडवांटेज और हाई एल्टीट्यूड रीजन जैसे कि लद्दाख हो गया, वहां पर ज्यादा लीथर और एफिशिएंट ऑपरेशन में ये हमारी मदद करेंगे। सीधे शब्दों में कहें तो ये अपग्रेड बैटलफील्ड में भारत की जो स्ट्राइक पावर है उसको मल्टीप्लाई कर देगा और वो भारत जो एक समय तक काफी अपने एडवांस हेलीकॉप्टर में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ना होने के लिए क्रिटिसाइज किया जाता था, वो भारत उस चरण को पार करके एडवांस फेज में एंटर करेगा। आपको क्या लगता है, क्या ये सिस्टम जल्द ही ऑपरेशनल होगा और क्या फ्यूचर में इससे हमें एडवांस वेरिएंट भी आता नजर आएगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।